स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। मैं भूपेंद्र सर, टीचर ऑफ इंग्लिश। इसके पहले मैंने वोकैबलरी के 5 पार्ट्स लोड कर दिए वीडियोस। वोकैबलरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। अगर आप मेरे चैनल्स को रेगुलर देख रहे हैं या पहली बार आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं वोकैबलरी आपको काफ़ी ईजी तरीके से लर्न करा दूंगा। ठीक है, और आपके कॉपी में एक अच्छा खासा वोकैबलरी का कलेक्शंस हो जाएगा। और लॉकडाउन के बाद जब आपका फॉर्म्स वगैरह आएगा, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह आपको देना है, तो उसमें आपका ये वोकैबलरी काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले करेगा। तो इसलिए कॉपी निकालो और नोट करना तुरंत स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि तफरीबाजी में वीडियोस देखो और बस टाइम पास करो और उसका कोई बेनिफिट्स ना लो वीडियोस का, तो ऐसे पढ़ाई नहीं चलती है पूरा। इसलिए मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉपी आप ले लीजिए। अगर आपको कुछ करना है, कंपटीशंस को क्रैक डाउन करना है, तो ज़रूर कॉपी ले लीजिए और उसको एकदम सीरियस वे में पढ़ाई स्टार्ट करिए। और मैंने वोकैबलरी आपको उसके पहले 5 पार्ट्स दे दिया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वीडियोस मेरे चैनल पर लोड हैं, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। क्लियर? तो इसमें मैंने 5 ईडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 करके आज यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। क्लियर? और कैसे इसको सेंटेंस में यूज करेंगे ये भी। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस को अगर लंबे समय तक चाहते हैं आपके दिमाग में रहे और कभी आप इसको भूले ना, तो आप जरूर इसको स्पोकन इंग्लिश में या अपने बोल चाल की भाषा में क्या करिए, इसको यूज जरूर करिए और रिटन इंग्लिश में भी इसको यूज करिए। क्लियर? अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये आपको वर्ड्स कभी भी भूलेंगे नहीं। क्लियर? तो पहला वर्ड्स हमारा क्या है? द अल्फा एंड ओमेगा। तो अल्फा एंड ओमेगा, इसको रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए मैं आपको एक क्लू देता हूं कि अल्फा एंड ओमेगा ये ग्रीक भाषा का एक लेटर है, जिसका मतलब क्या होता है? अल्फा को हम लोग मेडिकल जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे साइन से लिखते हैं और ओमेगा को ऐसे साइन से लिखते हैं। ठीक है? तो ग्रीक भाषा में बोला गया, ग्रीक अल्फाबेट्स में कहा गया है कि द अल्फा को बोला गया है द फर्स्ट एंड ओमेगा को बोला गया है द लास्ट। ठीक है? द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ ग्रीक। क्लियर? तो ग्रीक अल्फाबेट्स का ये पहला और आखिरी शब्द होता है अल्फा एंड ओमेगा। अब इसका डेफिनेशन हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द बिगिनिंग एंड द एंड, मतलब शुरुआत भी और अंत भी। मतलब कह सकते हैं हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, सब चीज के बारे में। क्लियर? तो इसको एक और डेफिनेशन लिख, लास्ट। क्लियर? ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब इसको हमको लंबे समय तक याद रखना है तो इसको सेंटेंस में हमको यूज जरूर करना पड़ेगा। अगर आप सेंटेंस में इसको यूज कर लेते हो तो फिर आपके दिमाग में लंबे समय तक बैठ जाएगा, हमेशा के लिए बैठ जाएगा, आप इसको भूलोगे नहीं। तो इसका एक मैं सेंटेंस बनाता हूँ, मैंने अपना सेंटेंस यहाँ में बना रहा हूँ, आप अपने भी सेंटेंस में इसको बना के यूज कर सकते हैं। तो जो भी आप इंग्लिश नोट बना रहे हैं मेरे वीडियोस को देखकर, तो उसमें आपको सब कुछ लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, तभी आप उसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं। ठीक है? यू शुड लर्न अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द इंग्लिश नोट। एक और मैं एग्जाम्पल साथ, तो माई लाइफ स्टार्ट फ्रॉम यू एंड एंड्स एट यू, सो यू आर माई अल्फा एंड ओमेगा। मेरी जीवन की शुरुआत तुम्ही से होती है और मेरे जीवन का अंत तुम्ही से होता है। क्लियर? तुम्ही से होती है। तो आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है? तो अच्छे एग्जांपल्स मैंने दिए, बाकी आप अपना एग्जांपल्स भी बना सकते हैं। क्लियर? तो सेकंड वर्ड्स देखा जाए हम लोग। सेकंड वर्ड्स हमारा क्या है? डंकीज ईयर्स। सेकंड फ्रेजेस हमारा क्या है? डंकीज ईयर्स। इसको याद करने के लिए आप दिमाग में क्लू बैठा लो कि डंकीज क्या है, मतलब मंकी। और डंकीज क्या है? एक गधा। ठीक है? तो गधा क्या करता है? कोई भी काम बड़ा डिले करके करता है, काफ़ी टाइम लेके करता है। ठीक है? काफ़ी समय लेकर वो अपने काम को करता है। तो आप वहाँ से लिंक लगा लो कि डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स का मतलब क्या है? दैट मीन्स फॉर डूइंग एनीथिंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम, किसी चीज़ को करने के लिए लंबा समय लेना। ठीक है? या लंबे समय को भी हम क्या बोल सकते हैं? डंकीज ईयर। तो इसको डेफिनेशंस क्या लिखेंगे? अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम।
ठीक है, अब इसको हम सेंटेंस में यूज कर लें ताकि हमको लंबे समय ईयर्स, ठीक है ना। तो वी हैव नोन ईच अदर फॉर डंकीज ईयर, ठीक है, हम एक दूसरे को लंबे समय से जान गए हैं, ठीक है। एक और कोई डेफिनेशन अगर आप यूज करते हैं ईयर्स, ठीक है, आई हैवंट सीन हर इन डंकीज ईयर, आई हैवंट सीन हर इन डंकीज ईयर्स, मैंने लंबे समय से उसको देखा नहीं है। क्लियर। तो आप ये दोनों एग्जांपल्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस को जब तक आप सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे तब तक आपको वो दिमाग में बैठेगा नहीं, आप उसको भूल जाओगे। तो इसलिए आप अपना सेंटेंस भी बना के उसको जरूर अपने सेंटेंसेस में यूज कर लो, तभी लंबे समय तक आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठे रहेंगी। क्लियर। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वर्ड्स क्या हमारा है, अडॉप्ट एज ए ब्रश, ब्रश, ठीक है, एज ए ड्राफ्ट एज ए ब्रश। तो इसको हम लोग याद करने के लिए दिमाग में लगाते हैं ब्रश, जैसे मान लो टूथ ब्रश है, तो टूथ ब्रश हम लोग दांत की सफाई के लिए यूज़ करते हैं, तो काफ़ी उसके जो ब्रश के जो आगे का जो ब्रश होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ठीक है, तो दांतों को वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, गम्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आराम से सफाई करेगा, काफ़ी सॉफ्ट एंड मुलायम होता है। तो वही से हम क्लू ले लेते हैं कि ब्रश काफ़ी सॉफ्ट एंड मुलायम होता है, दैट मीन्स ऐसा कोई व्यक्तित्व जो काफ़ी सॉफ्ट है, मुलायम है, उसको आसानी से हम लोग मूर्ख बना सकते हैं, या कोई भी उसको आसानी से मूर्ख बना सकता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तित्व को हम बोल सकते हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्तित्व या कोई दोस्त आपकी मेजॉरिटी में होगा ही, जिसको आप कह सकते हैं, कोई आप ऐसा फ्रेंड है जो जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, तो आप कह सकते हैं माई फ्रेंड इज़ एज अ ड्राफ्ट एज अ ब्रश। मेरा दोस्त जो है वो काफ़ी स्टूपिड है, सिली है, जिसको आसानी से स्टूपिड या सिली हम लोग बना सकते हैं, या कोई भी बना सकता है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, एज ए ड्राफ्ट एज ए ब्रश का, दैट मीन्स फुलिश पर्सन, अ वेरी स्टूपिड और वेरी फुलिश पर्सन, ठीक है, काफ़ी फुलिश। तो इसको सेंटेंस को कैसे यूज़ करेंगे, आप कोई भी यूज़ कर लीजिए सेंटेंस में। मान लीजिए हमने सेंटेंस यूज़ किया लिया ब्रश, ठीक है, वह काफ़ी अच्छा लड़का है लेकिन उसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, या लोग उसको आसानी से मूर्ख बना लेते हैं। क्लियर। तो आप ही की जगह पे किसी फ्रेंड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसका नाम यहाँ लिख के आप इसको अपने सेंटेंस में, स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो एज ए ड्राफ्ट एज ए ब्रश, अ वेरी स्टूपिड और वेरी फुलिश पर्सन। मैंने एग्जाम्पल्स में इसको यूज़ कर दिया है तुरंत, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। ही इज़ अ नाइस इनफ बॉय बट ही इज़ एज ए ड्राफ्ट एज अ ब्रश। क्लियर। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वर्ड्स हमारा क्या है, इन द ब्लूज, ब्लूज, इन द ब्लूज, डिप्रेस्ड है, मतलब वो हेल्पलेस है, एकदम असहाय है, मतलब वो एकदम डिप्रेस्ड है, वो एकदम अपसेट है, एकदम परेशान है किसी परेशानी को लेकर, ठीक है, एकदम दिमाग एकदम उसका डिस्टर्ब है, एकदम डिप्रेस वगैरह में आ गया है। तो कह सकते हैं फील डिप्रेस्ड, फील डिप्रेस्ड और सैड, ठीक है, फील डिप्रेस्ड और सैड, मतलब परेशान है, अपसेट है किसी चीज़ को लेकर। आप इसको चाहें तो आज के सिचुएशंस के हिसाब से इस फ्रेजेस को आप अपने सेंटेंस में यूज़ भी कर सकते हैं। आपका क्या चल रहा है, आपका लॉकडाउन चल रहा है, तो इसके पहले मैंने एक और इडियम्स दिया हुआ है, डंकीज ईयर। लंबा समय से चल रहा लॉकडाउन, 2 महीने से ऊपर हो गए, 2.5 महीने हो गए, तीसरा महीना स्टार्ट हो गया, सभी का काम धंधा एकदम ठप है। तो इसमें भाई बड़े बड़े लोग क्या होंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे। रखा हुआ पैसा सब लोग यूज़ कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, काम धंधा एकदम पूरा बंद पड़ा हुआ है। तो इस आज के सिचुएशन के हिसाब से हम अपने सेंटेंस में इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि हमको लंबे समय तक याद रहे। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इडियम्स। एक और मैं यूज़ कर लेता हूँ एक एग्जाम्पल्स में, डंकीज ईयर्स, आप इसको यूज़ कर लीजिए। ड्यूरिंग डंकीज ईयर्स ऑफ लॉकडाउन, मतलब लंबे समय के लॉकडाउन के दौरान, द मिडिल क्लास फैमिलीज आर इन द ब्लूज। मिडिल क्लास जो फैमिली है वो आपकी क्या है, डिप्रेस्ड हो गई है, एकदम परेशान हो गई है, ठीक है, सैड है, दुखी है, तो काम धंधा सब बंद है, इसलिए दुखी है। तो उसको मैंने आज के सिचुएशन के हिसाब से मैंने इसको यूज़ कर लिया है। तो इन द ब्लूज फील डिप्रेस्ड और सैड ड्यूरिंग डंकीज ईयर्स ऑफ लॉकडाउन, द मिडिल क्लास फैमिलीज आर इन द ब्लूज। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया है जिसको आप अपने सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो डंकीज ईयर्स का मैंने इसके पहले बता ही दिया है, और लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। क्लियर। तो आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है,
गेट ऑफ या गो स्कॉट फ्री, गो स्कॉट फ्री। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो ये दोनों क्या है, वर्ब हैं। अगर आप सेकंड फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो गेट का क्या हो जाएगा, गॉट। ठीक है, आप इसका सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो गो का क्या होगा, वेंट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, गॉन। और गॉट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉट ही होता है। तो आप टेंस के अकॉर्डिंग आपको इन वर्ब्स को चेंज करके आप इस फ्रेजेस का अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशंस क्या होगा, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब होता है गेट ऑफ स्कॉट फ्री या गो स्कॉट फ्री। इसका मतलब क्या होता है, कोई बंदा पनिशमेंट डिजर्व करता है, या उसने कोई गलती किया है, या उसने कोई चोरी की है, या कोई उसने टैक्स की चोरी की है, या कुछ इलीगल वर्क्स किया हुआ है या काम किया है, जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट जरूर मिलना चाहिए, लेकिन वो पनिशमेंट नहीं पाया, कोई दंड उसको नहीं मिला, और वो क्या हुआ, दैट मीन्स ही वेंट स्कॉट फ्री। वह बिना पनिशमेंट के क्या हुआ, निकल गया, स्वतंत्र हो गया, चला गया। ठीक है, उसको कानून ने नहीं कोई पनिशमेंट दिया। तो ऐसे बंदे को हम बोल सकते हैं वेंट स्कॉट फ्री या गो स्कॉट फ्री, बिना पनिशमेंट के निकल लेना। इसका डिफाइन क्या करेंगे हम लोग, इसका डिफाइन क्या करेंगे, टू गो अनपनिश्ड। क्लियर, टू गो अनपनिश्ड। अब इसको सेंटेंस में आप यूज कर लो अच्छे से। चोर क्या हुआ, बिना पनिशमेंट के क्या हुआ, निकल लिया, उसको कोई पनिशमेंट या दंड नहीं मिला, निकल लिया चोरी करके। ठीक है, और आजकल हम क्या कर सकते हैं, सिचुएशंस भी बहुत सारा चल रहा है कि भाई कोरोना वायरस कई लोगों की गलती की वजह से भी फैला, तो इसमें कई लीडर्स भी इन्वॉल्व रहे। ठीक है ना, तो वो बच गए, मतलब उनको ऊपर ना कोई चार्जेस लगा और ना उनको कोई पनिशमेंट हुआ। तो आप कह सकते हैं आजकल की सिचुएशन के हिसाब से कि नाउ अ डेज मेनी लीडर्स आर गेटिंग ऑफ स्कॉट फ्री। ठीक है, एक और आप एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं आज के सिचुएशन के हिसाब से, नाउ अ डेज फ्री। ठीक है, आजकल बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी बहुत सारी गलतियां हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन वो दे आर नॉट गेटिंग पनिशमेंट फॉर डूइंग दैट फॉल्ट। ठीक है, उस गलती या उस अपराध का उनको दंड नहीं मिल रहा है, और वो आसानी से क्या हो रहे हैं, गेटिंग ऑफ स्कॉट फ्री, आराम से निकल ले रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखा हम लोगों ने, 5 इडियम्स को हम लोगों ने यहाँ पे आज सीखा, लर्न किया, उनके सेंटेंसेस में उनको यूज़ भी किया, इन इडियम्स की हिंदी को भी हम लोगों ने समझने की कोशिश की, और एक अच्छा खासा कलेक्शन हम लोग का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस का यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से अगले वीडियोस में 5 और आपको मैं बताऊँगा। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल्स को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं वोकैबलरी आपको एक से एक ज़बरदस्त वोकैबलरी में आपके नोटबुक में लिखवाने वाला हूँ, जिससे आपको बेनिफिट्स ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है। और आप जो भी आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह का प्रिपरेशंस कर रहे हैं या रिटन इंग्लिश में आप इनको यूज़ करना चाहते हैं, बिंदास होकर यूज़ करिए। स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना चाहते हैं, बिंदास तरीके से इन इडियम्स फ्रेजेस को अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करिए, बोलिए, लोगों के साथ बोलिए, बात करिए, तभी ये लंबे समय तक इडियम फ्रेजेस आपके दिमाग में रहेंगे। क्लियर, तो आज का सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, बेस्ट। हाय स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। मैं भूपेंद्र सर, टीचर ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग सीखेंगे टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 2। इसके पहले मैंने ईडियम एंड फ्रेजेस टॉप 5 मैंने आपको लर्न करा दिया है। अगर आपने मेरा वो वीडियोस नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जरूर उसको देख लो। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा खासा कलेक्शंस आपका वोकैबलरी का आपके कॉपी में हो जाए, तो जो भी मैं वीडियोस डाउनलोड करता हूँ आप उसको ज़रूर देखो, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखो। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एक अच्छा खासा वोकैबलरी का कलेक्शंस हम लोग करने वाले हैं। और जो आपका ये जो वोकैबलरी का जो कलेक्शंस होगा वो आपका आजीवन काम आएगा, चाहे आपका स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे रिटन इंग्लिश हो, चाहे कहीं पे भी आपकी ज़रूरत पड़ती है इन वोकैबलरी की, चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो, चाहे कोई एग्जाम्स आपको देना है, हर जगह आपके
ये वोकैबुलरी काम आने वाले हैं। तो टाइम को लॉस मत करो, और मैं रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट another the top 5 most important idioms and phrases part 2. I have already written here 5 idioms and phrases. One by one I will learn you. Okay, मैं आपको यहाँ पे one by one करके we will learn here. और क्या इसका मीनिंग्स होगा हिंदी में, सेंटेंसेस में कैसे इसको यूज करेंगे, हर कुछ हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। और आज का जो सिचुएशन चल रहा पैंडेमिक का, महामारी का, तो आज के सिचुएशन के हिसाब से एग्जांपल्स भी हम लोग देखा जाएगा कि आज के सिचुएशंस के हिसाब से कैसे इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, लीव समवन इन द लर्च। लीव समवन इन द लर्च, इसका मतलब होता है किसी को बीच मझधार में छोड़ देना। शुरुआत में साथ लेके चले उसको आप, लेकिन बीच मझधार में मुश्किल परिस्थिति आई, आपने उसको छोड़ दिया। तो आप देख रहे होंगे आजकल का सिचुएशन क्या चल रहा है, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली हुआ चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हुआ, देखिए कैसे वहाँ पे मजदूर भाइयों को मुश्किल परिस्थितियों में वहाँ के गवर्नमेंट्स ने छोड़ दिया, और बेचारों को पूरी लंबी लंबी जर्नी खुद ही तय करनी पड़ गई, और कितनी मुश्किल परिस्थितियों से वो अपने राज्य में पहुंचे। तो ऐसे सिचुएशंस को भी हम लोग इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे आज हम लोग देखते हैं। ओके, तो पहला हमारा क्या है, लीव समवन इन द लर्च। इसका डेफिनेशन क्या होगा, टू अबैंडन। टू अबैंडन समबडी। टू अबैंडन समबडी। ओके, और क्या हो जाएगा, और किसी को मुश्किल परिस्थिति में छोड़ देना या उसका त्याग कर देना, परित्याग कर देना। तो इसको आज के सिचुएशंस के हिसाब से टू लीव समवन इन द लर्च। समवन यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट्स में दिया, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। आप किसी का नाम लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे हिम लिख सकते हैं, हर लिख सकते हैं, देम लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, मी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, सेंटेंसेस में यूज करेंगे themselves। ओके, तो आज के सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने एग्जांपल्स लिख लिया। तो ड्यूरिंग पैंडेमिक दिल्ली एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स लेफ्ट लेबरर्स इन द लर्च एंड दे हैड टू फिनिश देयर होल जर्नी बाय देमसेल्व्स। दिल्ली और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट्स ने मजदूरों को बीच परिस्थिति में छोड़ दिया इस महामारी के दौरान, जिसकी वजह से इन सभी बेचारों को पूरी जर्नी, पूरी यात्रा स्वयं के खर्चे पे या स्वयं ही तय करनी पड़ी। क्लियर, आप इसको नोट डाउन करिए। एक और एग्जांपल देख सकता हूं मैं, छोटा एग्जांपल्स। क्लियर, ही लेफ्ट मी इन द लर्च, उसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे अपना प्रोजेक्ट स्वयं ही खत्म करना पड़ा था। क्लियर, तो 2 एग्जांपल्स यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, नाउ राइट डाउन। ओके, सेकेंड वर्ड्स हमारा क्या है, स्टील द शो। स्टील द शो। तो स्टील द शो, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो आप देखो एकदम एग्जाम सिंपल तरीके से देख लो। स्टील द शो मतलब चुराना। शो मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे शो चलता है तो देखते हैं कि जो शो करने वाला बंदा होता है उसी को ही सब लोग देखते हैं। दैट मीन्स वो सेलिब्रिटी होता है और उसी को सब लोग देखते हैं। तो उस सेलिब्रिटी की अटेंशंस को कोई और व्यक्ति चुरा ले, मतलब कोई आम जन है वो चुरा ले, मतलब वो जो तारीफ और जो प्रेज, जो अट्रैक्शंस उस सेलिब्रिटीज़ को मिल रहा है, तभी एक बंदा आया या उसने एक अच्छा काम किया और सभी अट्रैक्शंस और प्रेज, लोगों का तारीफ वगैरह उसको मिलनी स्टार्ट हो गई। तो इस सिचुएशंस को हम लोग इडियम से रिप्रेजेंट करते हैं स्टील द शो। तो मैंने क्या लिखा, स्टील द शो का मतलब क्या होगा, अट्रैक्ट द मोस्ट अटेंशन एंड प्रेज और टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑफ प्रेज, मतलब बहुत सारा अटेंशंस लोगों का पाना, लोग उसको अटेंशन दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको इनकरेज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लोगों का क्या जी चुरा लेना। आप ऐसे सिंपल हिंदी में बोल सकते हैं स्टील द शो मतलब क्या, लोगों का जी चुरा लेना, ठीक है, सबको दम मंत्रमुग्ध कर देना अपने अच्छे काम की वजह से। तो इसको आज के सिचुएशंस के हिसाब से अगर हम लोग एग्जाम्पल्स देखा जाए तो क्या देख सकते हैं हम लोग,
तो क्या देखा हम लोगों ने, स्टील द शो का अट्रैक्ट द मोस्ट अटेंशन एंड प्रेज और टू गेट लॉट ऑफ अटेंशन और प्रेज, एकदम जी चुराना, लोगों का दिल जीत लेना। तो इसके हिसाब से मैंने आज एग्जांपल्स दिया है आज के पैंडेमिक सिचुएशंस के दौरान को देखते हुए। ड्यूरिंग पैंडेमिक अक्षय कुमार, सोनू सूद, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन एंड मेनी मोर सेलिब्रिटीज स्टोल द शो ऑफ एवरी भारतीय। प्रत्येक भारतीय का इन सेलिब्रिटीज ने क्या एकदम दिल जीत लिया, दिल चुरा लिया है। मजदूरों भाइयों को जो जिस स्टेट में रहने वाले हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे एरोप्लेन बाय लिफ्ट हो, बाय एयर लिफ्ट हो, चाहे बाय ट्रेन हो, बाय बस हो, इन सेलिब्रिटीज़ ने उन सभी मजदूर भाइयों को उनके घरों में पहुंचाया, उनके घरों तक छुड़वाया, विदाउट टेकिंग अ सिंगल पैनी फ्रॉम देम, एक पैसा बिना लिए। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन आप कर सकते हो। क्लियर। थर्ड हमारा है इडियम्स एंड फ्रेजेस। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या है कि अपने ही बारे में डिंग हाँकना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखते हैं तमाम पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, देखते हैं टीवी चैनल्स पे आते हैं तो क्या अच्छा हो रहा है, कौन गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको नकारात्मकता ही खोजनी है, नेगेटिविटी ही खोजनी है और उसको लेकर बढ़ा चढ़ा कर बस डिंग हाँकना है कि मेरी गवर्नमेंट ने ये किया, मेरी गवर्नमेंट ने ये किया, वो किया, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बस नकारात्मकता ही बोलना है। अपनी जब सरकार थी क्या किए भगवान ही मालिक हैं, जनता है सब जानती है। तो कहने मतलब कि अपने ही बारे में डिंग हाँकना, दूसरों की अच्छाइयों को नजरअंदाज करना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने ही बारे में भौकाली तरीके से बोलना, बात करना। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, मतलब अपने ही अचीवमेंट्स का गुणगान करना, बखान करना, दूसरे के अचीवमेंट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने बारे में बक 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 करना, तो इसको बोलते हैं blow one's own trumpet, talk boastfully about his or her achievements। क्लियर। तो इसको हम लोग आज के ह्यूमैनिटी, तो आज के सिचुएशन के हिसाब से मैंने क्या बताया है, blow one's own trumpet का क्या होगा, talk boastfully about his her achievements, अपनी चीज़ों के बारे में डिंग हाँकना। मैंने ड्यूरिंग पैंडेमिक ऑल पार्टीज लीडर्स, सभी नेताओं को चाहिए अवॉइड अपने अचीवमेंट्स, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इन सभी चीज़ों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ मानवता के बचाव के लिए ही काम करना चाहिए। आप एकदम उसको अवॉइड करिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस टाइप के डिंग हाँकने का समय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मानवता के बारे में ही सोचना चाहिए, उसके बारे में ही काम करना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स आज की सिचुएशन के हिसाब से, ड्यूरिंग पैंडेमिक ऑल पार्टीज लीडर्स शुड अवॉइड टू ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट, दे शुड ओनली डू फॉर ह्यूमैनिटी। क्लियर। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। देख रहे हैं काफ़ी इजी तरीके से हम लोग आज के सिचुएशन के हिसाब से इन इडियम्स एंड फ्रेजेस का हम लोग मीनिंग्स भी समझ रहे हैं हिंदी में, और आज के सिचुएशन के हिसाब से, इस लॉकडाउन, इस पैंडेमिक सिचुएशन के हिसाब से उसको एग्जाम्पल्स में यूज़ भी कर रहे हैं, उनको सेंटेंसेस में यूज़ भी कर रहे हैं, ताकि हमको ये सिचुएशंस कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं, ये पैंडेमिक महामारी का जो सिचुएशंस है। इसीलिए मैंने इन सभी को आज के सिचुएशन के हिसाब से एग्जाम्पल्स में इनको यूज़ किया है। ठीक है। एट ए स्नेल स्पेस, एट ए स्नेल स्पेस मीन्स क्या होगा, स्नेल मीन्स क्या होता है, जैसे एक सीप होता है जिसको घोघा भी बोलते हैं हम लोग। अब पेस मीन्स क्या हो गया, मतलब गति। तो घोघे की गति देखते हैं ना कितनी स्लो होती, कितना धीरे चलता है, तो हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली वेरी स्लो, काफ़ी धीमा, या स्लैगिश और रेट और स्पीड, हम बोल सकते हैं काफ़ी धीमा, बहुत धीमे धीमे तरीके से मूव करना या गति करना, तो इसको बोलते हैं एट ए स्नेल्स पेस। इसका डेफिनेशन क्या हो गया, रेट। ठीक है, काफ़ी धीमी गति। तो आज हम देख रहे हैं कि भाई महामारी फैला हुआ है, कोरोना पेशेंट्स के मरीजों की रफ्तार क्या हो रही है, पेशेंट्स की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि जो जांच करा रहे हैं, कोरोना का जो टेस्ट करा रहे हैं, उसकी गति को बढ़ाना चाहिए। तो वो गति धीमी है, मतलब आप कह सकते हैं इस लेवल की गति है, तो इसको पोस्टअप करना, इसको इंक्रीज करना, इसको इन्हेंस करना, इसको बढ़ाना है। तो आज के सिचुएशन के हिसाब से इसको अगर हम लोग एग्जांपल्स में नोट करें
तो हम क्या कह सकते हैं, शुरुआत में था लेकिन अब स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है, गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया है। तो हम कह सकते हैं एट, तो कह सकते हैं कैटेशनल पेस, एक्सट्रीमली स्लो, स्लैगिश स्पीड और रेट, काफ़ी धीमा, काफ़ी धीमी गति से चीज़ें चल रही हैं। तो कह सकते हैं एट इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक समय पे या प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत में जब कोरोना का संक्रमण भारत में फैला, तो कोरोना वायरस टेस्ट वॉज एट ए स्नेल्स पेस, मतलब काफ़ी धीमी थी, काफ़ी मूवमेंट, इसका टेस्ट बहुत कम हो रहा था। लेकिन बट नाउ, लेकिन अब इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन अब क्या है, ठीक है, लेकिन अभी भी टेस्ट की रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है। क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन कर लो। गुड। क्रॉस शोल्ड, वर्ड क्या है हमारा, क्रॉस शोल्ड। क्रॉस शोल्ड में से होता है कि तलवारी खींच देना, म्यान से तलवारें निकाल लें और तलवारें लहरा के खींच जाना, मतलब कोई सामने अगर आपका कंपटीटर बैठा हुआ है, अपोनेंट्स बैठा हुआ है, तो हम लोग एक लॉजिकल तर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन लॉजिकल तर्क के साथ क्या हुआ, एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है लगता है कि एकदम तलवार निकाल लिया, एकदम लड़ाई झगड़े की एकदम नौ पे आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस शोल्ड्स। ठीक है। और अधिकतर हम लोग देख रहे हैं टीवी डिबेट्स चैनल्स वगैरह पे चल रहा है पूरा, कोरोना की महामारी में हमें एक दूसरे की बढ़ चढ़ के सहायता करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पार्टीज़ के जो प्रवक्ता हैं वो क्या कर रहे थे, पूरा ऐसा बहस कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि एसी के रूम में बैठे हुए हैं, एकदम तलवारें खींच जा रही हैं, एक दूसरे को एकदम मारने पीटने टाइप के एकदम उतारू हो जा रहे हैं अपनी अपनी सरकारों के अचीवमेंट्स का बखान करने के चक्कर में। ठीक है। तो ऐसा सिचुएशंस में नहीं, ये अच्छा लगता है, शोभा नहीं देता, जनता है सब जानती है, आप चीज़ों को अवॉइड करिए। तो इसको मैं बोल सकता है हैव एन आर्गूमेंट। इसका डेफिनेशन क्या होगा, मतलब आपका आर्गूमेंट है, आप तर्क वितर्क कर रहे हैं, एकदम झगड़े वाली नौबत आ गई है, ऐसे सिचुएशंस को हमें क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। तो मैंने क्या लिखा, द बोर्ड मेंबर क्रॉस्ड सोर्ड्स इन द सिलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट, मतलब अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बोर्ड मेंबर्स के बीच में क्या होता है, तलवारें निकल गई, नहीं मेरा ही कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनेगा, नहीं मेरा ही कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनेगा, तो तलवारें खींच गई प्रेसिडेंट के सिलेक्शंस को लेकर, नियुक्ति को लेकर। ठीक है। ये भी एग्जांपल्स अच्छा है, आप उसको नोट कर सकते हैं, और एक और एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं आज के सिचुएशन के हिसाब से। तो आज के सिचुएशन के हिसाब से हम एक एग्जांपल्स और लिख सकते हैं। नाउ डेज, आजकल ऑन टीवी चैनल्स द लीडर्स आर क्रॉसिंग सोर्स ऑन पैंडेमिक। पैंडेमिक के महामारी के सिचुएशंस में भी, महामारी को लेकर या महामारी के ऊपर टीवी चैनल्स पे जो डिबेट्स पे लीडर्स बैठे हुए हैं, लग रहा है ऐसा आर्गूमेंट कर रहे हैं कि एकदम तलवारी खींच जा रही है, लग रहा है कि ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, हम जब थे तो बहुत अच्छा करते थे, बहुत ज़बरदस्त करते थे। इस सब तर्क वितर्क में, इस खतरनाक सिचुएशंस में भी जहाँ पे मानवता ख़त्म होने टाइप का सिचुएशन चल रहा है, लेकिन इसमें भी वो बहसबाजी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। ये सब नहीं करना चाहिए। ऑल दीज लीडर्स, इन सभी नेताओं को शुड गेट टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ह्यूमैनिटी, मानवता को बचाने के लिए। ठीक है। तो आज हम लोगों ने टॉप 5 इडियम्स को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उनके मीनिंग्स को भी हिंदी में समझा, और कैसे उनको सेंटेंसेस में आज के सिचुएशंस के हिसाब से जो चल रहा है, लॉकडाउन का, पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों ने एग्जांपल्स में नोट डाउन भी किया, ताकि वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में बैठ जाए, भूले ना। ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस टॉप 5 इडियम्स और फ्रेजेस को भी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लर्न कर लिया, सीख लिया, तैयार कर लिया। और इसके पहले मैंने टॉप 5 मैंने आपको सिखाई है, तो मैंने आपको टॉप 10 मतलब 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपको सिखा दिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। एक अच्छा खासा नोट का, अच्छा खासा वोकैबुलरी का कलेक्शन आपके कॉपी में हो चुका है, और आगे चल के और भी ये कलेक्शंस बढ़ने वाला है, और काफ़ी ज़बरदस्त से ज़बरदस्त वोकैबुलरी का कलेक्शंस मैं आपके नोटबुक में लिखवाने वाला हूँ। इसलिए अगर मेरे चैनल्स को पहली बार देख रहे हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस आपको समय पे मिलते रहें। ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, बाकी मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियोस। ओके, हैव अ नाइस डे।